हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर की कलीग उससे कहती है कि मुझे पता लगा है कि वो वीआईपी कौन है। वो वही लड़की है ना जिसने तुमसे हेल्प मांगी थी और तुमने अब उसकी सर्जरी कर दी। यह बता देता है कि हाँ। तो वो कहती है कि कब? क्या ये सब उस दिन हुआ है जब तुम फ्यूनरल में से आए थे? तो कहता है कि हाँ, इसलिए मैंने उसकी सर्जरी की क्योंकि मैं एक और जान को जाने नहीं दे सकता था। वो उसे सुनाना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं अगर उसके बारे में किसी को पता लग गया या फिर उसके हस्बैंड ने ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। तो ये उसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है, जिसपे ये सोच रही होती है कि अब तो हाकिम यानी कि इसकी वाइफ भी जा चुकी है, अब तो मेरी तरफ देख लिया करो। लेकिन फिर ये खुद ही सोचती है कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पर गई है जो मैं ऐसा बोल रही हूँ। वो काफी टाइम के बाद घर पे आता है तो इसके पापा उससे पूछते हैं तुम्हारी वाइफ कहाँ पे, और ये उन्हें कहता है कि वो अपनी मॉम की देखभाल कर रही है। लेकिन इसके पापा कहते हैं कि कहीं वो भाग तो नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी मॉम भी ऐसे ही भाग जाती थी और फिर मारपीट के निशान अपनी बॉडी पर लेकर घर आया करती थी। पता है वो वापस क्यों आती थी? तुम्हारी वजह से। आज उसे समझ में आ जाता है कि जैसे ये मारी को उसकी मॉम के नाम पर बुलाया करता है, इसके पापा भी इसकी मॉम के साथ ऐसा ही करते थे, इसे टॉर्चर करके, जब ये छोटा था। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से इसके पापा इससे कहते हैं कि इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि अपनी वाइफ को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करो, क्योंकि एक बार उसका बच्चा हो गया ना, फिर वो कभी भी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जा सकती। यानी कि यही वो रीजन था जिसकी वजह से मारी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। इसे आज खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपने पापा की बातें सुनकर, क्योंकि इसके पापा कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो। ये सोच रहा था कि इसने अपनी वाइफ को इस तरह से परेशान करके उसे यहाँ से भगा दिया। और इसे वो टाइम भी याद आता है जब इसके पापा इसे टॉर्चर किया करते थे कि जल्दी से अपनी मॉम को फोन लगा के यहाँ पे बुलाओ। हमारी प्लानिंग कर रही होती है कि उसे कंटेस्ट के लिए रेडी होना है और फिर यहाँ से चले जाना है। वो डॉक्टर के घर की साफ सफाई के लिए एक रूम में जाती है, लेकिन वो इसे एकदम से रोक देता है। अपने आप ही उसे सफाई करने की मशीन ला कर देता है और कहता है कि इस रूम को रहने दो। ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मारी खाना बना ही रही थी कि इसकी कलीग यहाँ पे आ जाती है, जो कि मारी को यहाँ पर देख के सरप्राइज हो जाती है कि ये कैसे जिंदा हो गई। ये कहती है कि हाकिम तुम तो मर गई थी ना। आगे कुछ हो पाता इससे पहले ही सियोजॉन उसे यहाँ से ले जाता है और उसकी कलीग को पता चल जाता है कि इसने सर्जरी के दौरान उसे अपनी वाइफ का ही फेस दे दिया है। अब मारी भी समझ जाती है कि जब इसने कहा था मेरे पास ऐसा कोई फेस नहीं जिसे मैं पसंद करती हूँ, तो अपनी पसंद का ही फेस बना देना। तो उसने शायद अपनी वाइफ का ही फेस बना दिया, क्योंकि जब उसने पूछा था कि तुम्हारी वाइफ कहीं पर गई हुई है क्या, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैं तुम्हारे घर पर रह रही हूँ, तो उसने बता दिया था कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। मारी को याद आता है कि सियोजॉन ने इसे एक रूम में जाने नहीं दिया था, इसलिए यहीं पर आकर देखती है जहाँ पर इसे सियोजॉन की उसकी वाइफ के साथ फोटोज मिलती है और इसे पता चलता है कि इसने अपनी वाइफ का ही फेस मुझे दे दिया है। डॉक्टर इसे कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बता देना। उसकी कलीग कहती है कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा अजीब सा लगता होगा ना बार बार उसके फेस को देखकर। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे यहाँ पे मारी नहीं मिलती, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो कि उसे एक पार्क में मिल भी जाती है और ये उसे सॉरी बोलता है। लेकिन वो इससे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है, तुमने तो मेरी हेल्प की है। जिस टाइम मैंने तुम्हें उस दिन देखा था तो मुझे लगा था कि बस तुम अब मेरी जिंदगी को बचा लोगे, और मैंने खुद ही तो तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी मर्जी का फेस चूज कर सकते हो। यानी कि वो इससे नाराज नहीं थी और ये उसे अपने घर पे लेके आता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे पास में पैसे नहीं हो जाते, तुम्हें कोई नई जॉब नहीं मिल जाती, तब तक तुम मेरे घर पर रह सकती हो। लेकिन वो इससे कहती है कि नहीं, मैं 1-2 दिन के बाद यहाँ से जा रही हूँ अपनी मॉम के पास, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कुकिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ से जाने से पहले एक बार तुम्हारा थैंक्स तो कर दूं। फिर इसे डॉक्टर की कलीग मिलने के लिए बुलाती है, जो इसे देखकर एक बार तो सोच लेती है कि यार ये तो बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी दिखती है। इसे लग रहा था कि कहीं अब सियोजॉन इसे ना पसंद करने लगे, इसीलिए उससे कहती है कि तुम उससे ज्यादा अटैचमेंट मत करना, क्योंकि अगर वो तुम्हारे लिए काइंड है भी तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फेस उसकी वाइफ से मिलता है, ना कि वो तुम्हें कहीं पसंद करने लगा है। ये उसे कहती है कि उसकी वाइफ और मैं काफी पहले से ही फ्रेंड थे। सियोजॉन उससे मेरी वजह से ही मिल पाया था जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। उसे पता है कि उसे कितना ज्यादा अजीब लगता है अपनी वाइफ का फेस किसी और के ऊपर देखकर, इसलिए उसे छोड़कर जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाओ। इसे भी लगता है कि हाँ, शायद वो उसके लिए इतना काइंड इसीलिए है। डॉक्टर घर आकर देखता है कि जाने से पहले उसने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया हुआ है और साथ में वो इसकी वाइफ जैसी ही दिख रही है, जो कि उससे कहती है कि मुझे लगा कि डिनर के लिए मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी वाइफ की ड्रेस पहन ली तुम्हारे बिना परमिशन के।
तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बुक ने हर घर में जाके इस ड्रेस का पता लगा लिया था। सबके पास उनकी ड्रेस थी, सिर्फ 2 घर बच गए थे, जिसमें से अब ये सेकंड लास्ट के पास आते हैं जो कि हाकिम की फ्रेंड थी। ये उससे पूछते हैं कि क्या आपके पास ये वाली ड्रेस है, और इसके पास तो ये ड्रेस थी, लेकिन तभी इसे सुनने में आता है कि सिर्फ एक और घर रह गया है। इसे याद आता है कि सेम यही ड्रेस इसने और हाकिम ने एक साथ खरीदी थी, क्योंकि हाकिम इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। इसे अंदाजा हो जाता है कि शायद सियोजोन ने वही ड्रेस उस लड़की को तो नहीं पहनने को दी थी, और अब ये दोनों सियोजोन के घर पे भी टपक पड़ते हैं और उसे कहते हैं कि हमें आपकी वाइफ से मिलना है, क्या उनके पास ये ड्रेस है, हमें चेक करना है, क्योंकि इनकी वाइफ गुम हो चुकी है। और अंदर मारी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसकी शामत आ गई है, उसका हस्बैंड उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी पहुँच गया है। बुक को तो लग रहा था कि ये लास्ट घर है, इसमें तो पक्का इसकी वाइफ होगी, इसलिए वो सीधा अंदर चला आता है। एक के बाद एक रूम्स को खोलकर देखने लगता है। खाने के 2 प्लेट्स देखते ही उसे मालूम हो जाता है कि ये किसी के साथ खाना खा रहा था, और अब ये वो रूम जिसमें की मारी थी, यानी कि बाथरूम, उसे भी खोलने लगता है। लेकिन एकदम से सियोजोन उसे रोक देता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, और मारी एकदम से शावर ऑन कर देती है, जिस पर वो की डिटेक्टिव कहती है कि उनकी वाइफ शायद नहा रही होगी। अब ये तो अंदर नहीं जा सकता था, तो सियोजोन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी ड्रेस है? इसे खुद को तो ये ड्रेस यहाँ पर नहीं मिलती। तो सियोजोन उसे दिखाता है और यहाँ पर ये ड्रेस मिल जाती है, जिस पर उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जब इसकी कलीग को पता लगा था वो इस ड्रेस वाले बंदे को ही ढूंढ रहे हैं, तो उसने जल्दी ही एक डिलीवरी बॉय को बुलाकर ये ड्रेस अपनी फ्रेंड के घर भिजवा दी थी। अब बुक को यहाँ से जाना पड़ता है, और उसे डिटेक्टिव पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि फालतू में उसका इतना टाइम वेस्ट करवा दिया और कुछ मिला भी नहीं। डॉक्टर मारी से दरवाजा खोलने को बोलता है, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो अपने आप अंदर जाकर देखता है और किसी तरह से उसे बाहर लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हें नहीं पहचान सकती। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? लेकिन बुक के दिमाग में एक बात अब तक खटक रही थी कि जब सिर्फ 30 ड्रेस बनी थी, जिनमें से एक ड्रेस उसके पास थी और बाकी की 29 उसने बाकी कस्टमर्स के पास देखी थी, तो फिर इसके अलावा एक और ड्रेस कैसे हो सकती है? यानी कि उसने 31 ड्रेस बनाई थी। बाकी जिनके पास भी वो ड्रेस थी सबको उसने देख लिया था, लेकिन लास्ट वाली यानी कि सियोजोन की वाइफ से वो नहीं मिला था, जिससे उसे दोबारा मिलना था। बुक फिर से इनके घर पर टपक पड़ता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे एक चीज और चेक करनी है, क्या तुम मुझे अपनी वाइफ को देखने दे सकते हो? सियोजोन उसे मना कर देता है कि बस अब बहुत हो गया, लेकिन ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो सियोजोन से कहता है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को नहीं दिखाया तो मैं मान लूंगा कि वो मेरी वाइफ होगी। लेकिन तब तक यहाँ पर मारी सियोजोन को आकर कहती है कि हनी सब ठीक तो है ना, क्या हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं, और उसकी गलतफहमी को दूर कर देती है। सियोजोन को पता था कि उसका सामना करते हुए ये काफी ज्यादा घबरा रही है, इसलिए उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अंदर जाओ। वो को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पा रहा है। मारी अपने और सियोजोन के मूवमेंट को याद कर रही होती है और सुबह सुबह घर छोड़कर चली जाती है, इसे बिना बताए, जबकि सियोजोन ने उसे कहा भी था कि जब जाओगी तो मुझे प्लीज बता के जाना कि तुम कहाँ पर रहने वाली हो। डॉक्टर सुबह उठकर देखता है कि मारी उसके लिए बहुत सारा खाना बनाकर गई है और साथ में फ्रिज में भी बहुत दिनों तक का रखे गई है। मारी ने बिल्कुल वहीं पर ही कमरा लिया था जहाँ से उसकी मोम का सैनिटोरियम बिल्कुल पास है। पैसे कमाने का इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डिसाइड करती है कि जिस आर्ट गैलरी से इसे इतने टाइम से ऑफर आ रहा है, जहाँ पर इसकी पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी, उसी के लिए पेंटिंग बनाएगी। मारी का हस्बैंड अपने उस डिटेक्टिव को कहता है कि मुझे इस सर्जन की वाइफ में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ये काफी अजीब सी है, इसीलिए इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। मारी के पास सियोजोन का नंबर तो होता ही है और इसका मन भी होता है कि उससे बात करे, लेकिन ये बात नहीं करती है। वो अपनी मोम की एक पेंटिंग बनाती है और अपनी मोम से मिलने के लिए सैनिटोरियम आ जाती है, जहाँ पर एक बार को तो इसे अपनी मोम मिलती ही नहीं। ये काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो वहीं पर हैं और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद भी उसकी मोम उसे पहचान लेती है, जिस बात पर उसे भी यकीन नहीं होता। और मारी नर्स को बताती है कि मैं मारी की फ्रेंड हूँ। उसकी मोम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पापा से मिलने का मन हो रहा है, जबकि इसके पापा की तो बहुत साल पहले डेथ हो चुकी है। इधर वो को पता चलता है कि जब उसकी डिटेक्टिव उन 30 के 30 लोगों पर दोबारा सर्च कर रही होती है, तो उनमें से 2 बंदी यानी कि सियोजोन की वाइफ और उसकी बेस्ट फ्रेंड आपस में रिलेटेड हैं। तो शायद उन दोनों ने एक ही ड्रेस का इस्तेमाल करके दिखा दिया हो, क्योंकि दोनों ने ही वो सेम ड्रेस खरीदी थी। मारी अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए आर्ट गैलरी में जाती है, जो कि इसे नहीं मालूम है कि वो सियोजोन की आर्ट गैलरी है। और दूसरी तरफ सियोजोन की कलीग को पता चलता है कि उनकी आर्ट गैलरी में से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये शख्स मारी का ही हस्बैंड है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। सियोजोन अपने क्लिनिक से बाहर आ ही रहा था कि मारी को यहाँ देखता है, जो कि इसे दोबारा मिलती है। तो उसे देखकर उसे काफी खुशी होती है, क्योंकि वो उसे बिना बताए ही चली गई थी। ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे, तभी आर्ट गैलरी के लिए इसका हस्बैंड आ जाता है और इन सब की मुलाकात एक बार फिर से हो जाती है, जो कि सियोजोन से आकर कहता
कहता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से कुछ बात करनी है, लेकिन सियोजोन उसे बोलकर चला जाता है कि हम लेट हो रहे हैं। यहाँ वो वुक से पूछती है कि बताइए आपको कौन कौन सी पेंटिंग्स चाहिए, लेकिन वो उसे कहते हैं कि मैं पेंटिंग को नहीं किसी पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मारी सियोजोन को अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन वो इसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हें घर छोड़ने के लिए जाना है। जब उन्हें चलते चलते बहुत ज्यादा देर हो जाती है, तब जाकर सियोजोन को पता चलता है कि इसे अपने घर तक पहुंचने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, जो कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि मारी के पास पैसे बहुत कम हैं और वो उसे अपने घर के बाहर ही रोक देती है, क्योंकि इससे आगे वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी। यहाँ वो वुक से कहती है कि मैं आखिर कैसे हेल्प कर सकती हूँ, तो वो कहता है कि बस मुझसे झूठ मत बोलना और तुम ये बताओ कि जब तुम सियोजोन की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती है कि क्यों, आप मेरे क्या लगते हो जो मैं आपको ये सब बातें बताऊंगी। तो वो कहता है कि आपको पता नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, तो आपकी ऐसी बातें मुझे हेल्प कर सकती थी। मुझे पता लगा है कि तुम दोनों ने वो सेम ड्रेस खरीदी थी। वो कहती है कि हाँ, हम फ्रेंड्स हैं तो क्यों नहीं खरीद सकते थे। वो कहता है कि हाँ वही तो बात है ना, ड्रेस को बनाने वाले ने मुझे बोला कि उसने सिर्फ 30 ड्रेस बनाई है और जब मैं उन 30 के पास गया तो 30 के 30 के पास वो ड्रेस थी। वो उसे कहती है कि हाँ तो वो इतनी अच्छी ड्रेस थी कि कोई इस ड्रेस को क्यों फेंकेगा, सबके पास उनकी ड्रेस होगी ही ना। लेकिन वो कहता है कि हाँ उनके पास तो है, लेकिन फिर मेरे पास भी तो है ना, ये 31वीं ड्रेस कहाँ से आई, जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ मारी भी आराम से अपने घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे उसका हस्बैंड दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, जो कि उसका एक सपने जैसा था, ना कि उसका हस्बैंड यहाँ खुद था। सियोजोन देखता है कि उसके फोन पर मारी की काफी सारी मिस्ड कॉल हो चुकी है, लेकिन जब वो उसे फोन करता है तो मारी फोन नहीं उठाती और उसे मारी की काफी टेंशन हो जाती है। तभी उसकी कलीग हेरा उसे फोन करके बताती है कि तुम्हें पता है कि उस मारी का हस्बैंड कितनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। तो वो भी देखकर कहता है कि हाँ देखा मैंने। तो हेरा कहती है कि तुम इतने आराम से कैसे बिहेव कर सकते हो, तुम्हें पता है हमने किस अमीर पर्सन से पंगा ले लिया है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि कुछ भी कर सकता है अपने पैसों के दम। एक बार तो सियोजोन मारी को फोन पर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं मिलती, इसलिए पूरी स्पीड में कार को भगाता है और पूरी स्पीड में भागकर उसके पास पहुंच जाता है, जो कि इसे यहाँ पर देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा घबरा रही थी। दूसरी तरफ हेरा, जिसकी आर्ट गैलरी में वुक आ गया था, वो उसे कहता है कि तुम उसकी काफी क्लोज फ्रेंड हो ना, तो तुम दोनों ने एक ही ड्रेस को शेयर कर लिया होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो मेरी इतनी भी क्लोज फ्रेंड नहीं है, सिर्फ हम कॉलेज में पढ़े हुए थे और अब मैं उसकी आर्ट गैलरी को संभाल, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो यहाँ से जा ही रहा था कि उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ, फिर भी अभी तक तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझे पहले से जानती थी। ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उनका तीसरा कलीग भी उसे जाते हुए देखता है और वो हेरा से कहता है कि यहाँ पर मिस्टर वो क्या काम करने के लिए आए थे, क्या वो तुम्हारी आर्ट गैलरी में से पेंटिंग लेंगे। पता है वो कितने ज्यादा अमीर हैं, यानी कि एक तरीके से वो उनका एक फैन ही था। लेकिन हेरा का दिमाग अभी बहुत ज्यादा खराब हुआ जा रहा था। मारी सियोजोन को बताती है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, जो कि मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी, कि मेरा हस्बैंड एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था। लेकिन इसकी बात को बीच में काटते हुए सियोजोन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे लिए सारी चीजें काफी डिफिकल्ट होने वाली हैं, जिसके लिए हम दोनों ही तैयार रहेंगे। वो कब अपने डिटेक्टिव को मारी की मॉम का पता लगाने के लिए भेज देता है। यहाँ पर मारी सियोजोन को बताती है कि मैं जिस किसी को भी ये बताती थी वो मुझसे अलग हो जाता था, इसलिए मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी। जब वो मुझे मारता पीटता था तो मैं पुलिस के पास भी गई उसकी शिकायत दर्ज कराने, लेकिन वहाँ भी उसकी बहुत अच्छी तरह जान पहचान थी, सब उसे जानते थे, तो मेरा केस कोई भी नहीं लेता था। मैं वकील के पास भी गई केस दर्ज कराने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं बुक की वाइफ हूँ तो उन्होंने भी मेरा केस लेने से मना कर दिया। और साथ में मैं रिपोर्टर्स के पास भी गई, लेकिन जिस दिन मुझे उन रिपोर्टर्स को मिलना होता था तो वो उस दिन आते ही नहीं थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उन्हें पहले ही पे कर देते थे। इसलिए उसने इस वजह से सियोजोन को भी नहीं बताया था कि कहीं वो भी मुंह ना फेर ले। वो कहती है कि शायद अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा, लेकिन सियोजोन कहता है कि नहीं, मेरा सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। लेकिन जब मुझे तुम मिली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे दूसरा चांस मिला है किसी की हेल्प करने का, और तुम्हें इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जल्दी चले जाना चाहिए। लेकिन मारी की माँ भी यहीं के सैनिटोरियम में थी, इसलिए वो कहती है कि नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। तुमने तो कहा था ना कि अब वो मेरी शक्ल की वजह से मुझे पहचान नहीं सकता। ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ से देखती है कि सियोजोन घंटों तक उसे ही देखता रहता है। हेरा आकर उसे कहती है कि देखो उसका हस्बैंड कौन है, वो मेरी आर्ट गैलरी में भी आया था। सियोजोन उसे कहता है कि अगली बार जब वो आए ना तो मुझे फोन करके बुला लेना, उसे अकेले में अटेंड मत करना। वो कहती है कि वो मारी भी कितनी ज्यादा अजीब निकली ना, उसने हमें बताया तक नहीं और तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल
निकाल दिया। और जब सर्जरी होने के बाद ये बात पता चल गई है तो क्या वापस आना जरूरी था? ये उसे कहता है कि तुम उसके लिए प्लीज कोई नया घर ढूंढ दो। मेरी हेल्प तो वो लेना नहीं चाहती, बट वो कहती है कि क्या तुम अब भी उसकी हेल्प करना चाहते हो? कहीं जो शक्ल तुमने उसे दी है उसके प्यार में तो नहीं पड़ गए? इस बात को इग्नोर करके कहता है कि तुम प्लीज घर ढूंढ लेना। लेकिन वो आज गुस्से से कहती है कि तुम्हें पता भी है अपनी जिस वाइफ के बारे में तुम इतना अच्छा सोचते हो वो तुम्हारे साथ कैसी थी? उसे कहती है कि पता है उसका तो, लेकिन फिर वो रुक जाती है। लेकिन इसकी इस बात पर इसके फ्रेंड का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि सियोजोन को पहले से ही मालूम था कि उसकी वाइफ चीट कर रही थी। इसे बहुत बड़ा शौक लगता है कि उसे मालूम था कि उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड रहा है, फिर भी ये 5 साल से जब वो कोमा में चली गई थी उसकी पागलों की तरह इसने केयर की। हेरा को काफी गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसा क्या पागल हो गया अपनी वाइफ के प्यार में। सियोजोन अभी सोच रहा होता है कि काश वो दिन वापस आ जाए जब ये जानते हुए कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है मैंने उसे जाने दिया। काश उसे रोक ले, बस मैंने उसे इसलिए नहीं रोका कि कहीं मैं उसे खो ना दूं हमेशा के लिए, इसलिए उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन काश उसे रोक लेता तो उसकी मौत ना होती। और दूसरी तरफ मारी भी उसी दिन के बारे में सोच रही होती है कि काश उसने बुक को मना कर दिया होता, काश अपनी मॉम के इलाज के थोड़े से लालच के लिए वो उसे हाँ ना बोलती, काश वो दिन वापस आ जाता। वो आज एक नई पेंटिंग बनाकर इसे गैलरी में बेचने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी इस पेंटिंग को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जिसे वो एकदम से आवाज लगाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कहाँ पहचानने वाली थी ये भी उसे नहीं बता सकती थी। कहीं शायद वो इसके हस्बैंड को ही ना बता दे। हेरा डॉक्टर से मिलने आती है, वो स्माइल करता है तो हेरा कहती है कि तुम्हें अब भी स्माइल करने की सोच रही है जबकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। तुम्हारा दिल क्या पत्थर का दिल है या फिर तुम स्टूपिड हो जो अपनी वाइफ के ऐसा करने पर भी उसे इतना प्यार करते हो? मारी की पेंटिंग तो नहीं बिकी थी, लेकिन उसे जॉब के बारे में पता चलता है कि कहीं पर काम करने वाली यहाँ से गायब हो गई है, इसलिए यहाँ पर आकर काम करना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर उसके सामने बहुत सारे बर्तन रख दिए जाते हैं और जहाँ पर उसका हाथ भी जल जाता है। सियोजोन हेरा को फिर से कहता है कि मारी के लिए एक हाउस ढूंढे, तो वो कहती है कि तुम उसकी इतनी केयर क्यों करने लगे? सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से? आखिर वो तुम्हारी लगती ही क्या है? तो वो कहता है कि बस वो ऐसी है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसकी हेल्प करना चाहता हूँ और उसके डर को ओवरकम करना चाहता हूँ जिससे कि मैं और रिग्रेट ना करूँ। इन दोनों को लड़ते देख उनका तीसरा फ्रेंड भी देखता है जो उनसे कहता है कि क्या बात, तुम आज लड़ते हुए कैसे मिल गए? क्या तुम्हें पता है बुक हमारी आर्ट गैलरी में क्यों आया था? तो इसी बात पर सियोजोन उसे बुक के बारे में थोड़ी और डिटेल्स निकालने को बोलता है। हेरा देखती है कि बुक कितना ज्यादा फेमस है कि वो टीवी पर भी आ रहा है और उसे टीवी पर देखकर मारी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी बुक को डिटेक्टिव का फोन आता है, वो उससे कहता है कि अच्छा तो वो वहाँ पर रहती है और वहाँ के लिए निकल लेता है। सियोजोन को उसका ये फ्रेंड काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर देता है और उसे बताता है कि जो बुक की माँ थी उसके बारे में सुनने में आया है कि उसने खुद को गोली मार ली थी और वो उसकी फोटो भी लाकर देता है जिसमें सियोजोन देखता है कि ये तो बिल्कुल मारी जैसी दिखती है। फिर ये मारी के घर के लिए निकल लेता है। मारी जो कि अपने घर के लिए जा रही थी नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है जो कि तेज तेज उसके पीछे दौड़ने लगता है। वो उससे भी ज्यादा तेज दौड़ने लगती है, लेकिन घर जाकर उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ इसका पड़ोसी था जो कि शायद इसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन इतने में इसका तो बुरा हाल हो गया। डिटेक्टिव ने बुक को घर पर बुलाया था कि जिस लेडी की फोटो देखकर तुमने मुझे ढूंढने के लिए कहा था तो ये लेडी बिल्कुल उस जैसी दिखी। लेकिन जब वो देखता है कि ये वो लेडी नहीं है तो वो काफी गुस्सा होता है कि तुमने अभी रात को मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया है, ये सिर्फ उसके जैसी दिखती है, ये वो नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी जॉब से निकाल रहा हूँ, किसी और को ढूंढ लेना। वो कहती है कि प्लीज मुझे एक मौका तो दो। लेकिन बुक सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने इसके हाथ को पकड़ लिया। सियोजोन भागकर मारी के घर के पास आया था, लेकिन अभी रात को 1 बज रहा था तो ये अंदर जाना सही नहीं समझता। मारी भी काफी ज्यादा टेंशन में थी और सियोजोन को ही याद कर रही थी। ये उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सोचती है कि अब 2 बज रहे हैं, मैं उसे क्या फोन करूं? और वो 2 बजे तक वहीं पर खड़ा हुआ था। आज खाना खाते समय बुक के हिटलर पापा उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। फिर उसका छोटा भाई भी उससे पूछने के लिए आता है कि मारी कहीं गई हुई है क्या? ये कहता है कि तुम्हें क्या लेना है, लेकिन तब ये नोटिस करता है कि शायद उसकी मॉम ने उसे पूछने के लिए भेजा होगा। सियोजोन देखता है कि आज फिर से बुक आर्ट गैलरी में ही जा रहा है, इसलिए उसे कहता है कि मिस्टर बुक आप यहाँ पर क्या करने आए हो? बुक उसे कहता है कि वाह, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो उसे कहता है कि आप न्यूज पर आए थे इसलिए, लेकिन आप ढूंढ किसे रहे हैं ये तो बताइए जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन बुक उसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि शायद तुम मेरी हेल्प करोगे या करना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो फिर यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब बस बहुत हो गया। वो यहाँ से जा ही रहा था तभी बुक यहाँ पर अपनी वाइफ की बनी हुई पेंटिंग देख लेता है जिसका नाम उसने सेल्फ पोर्ट्रेट रखा था और सियोजोन से पूछता है कि अब तुम बताओ कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। इस बारे में सियोजोन को सच में मालूम नहीं था और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उस लड़की के बारे में इतना नहीं जानता। दरअसल इस आर्ट गैलरी की ओनर कभी इसकी वाइफ थी जिसके जाने के बाद इसे हेरा संभालती है और तभी हेरा आकर बोलती है कि इन सब के बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं है, ये इनकी वाइफ को मालूम है, यानी कि हाकिम को। गैलरी में पेंटिंग खरीदने के लिए भी इसके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे जो कि उसके पास नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम कोई रिप्रेजेंटेटिव तो होना चाहिए ना। वो कहता है कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो।
लेकिन हेरा इसे बेचने से मना कर देती है कि हमें इसके आर्टिस्ट का नहीं पता है और उनकी परमिशन के बिना आपको ये नहीं बेच सकती। हमने आर्टिस्ट को ढूंढने की भी काफी कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिली। अब वो यहाँ से चला जाता है, जिसे कि ऊपर से सियोजोन भी देख रहा था। मारी आज अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है और उसे बताती है कि मैं मारी हूँ। उसे भी यकीन नहीं आता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मारी की डेथ हो गई है। मारी उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। इत्तेफाक से वुक भी उसकी फ्रेंड को कॉल कर रहा था क्योंकि हेरा ने बताया था कि इस पेंटिंग को किसी ली नाम की लड़की ने यहाँ पर रखवाया था, जो कि इस पेंटिंग की रिप्रेजेंटेटिव थी। जब वो इसे नहीं मिलती तो ये अपने ड्राइवर को बोलता है उसका पीछा करने को, जिसे कि आज मारी ने ही मिलने के लिए बुला रखा था। ये बड़ी तेज बनकर उसके पास जा रही थी लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे से वुक उसका पीछा कर रहा है। हेरा सियोजोन को बताती है कि वुक एक पेंटिंग खरीदना चाहता है, चाहे उसकी हम कितनी भी कीमत बता दें, लेकिन ये इससे मना कर देता है कि चाहे हमें आर्टिस्ट का पता भी हो तब भी उसे कोई भी पेंटिंग नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे दोबारा हमारी आर्ट गैलरी में आने का कोई भी बहाना मिले। हेरा ने मारी के लिए एक नया घर ढूंढ लिया था जो कि उसकी किसी फ्रेंड के नाम पर था। तो सियोजोन कहता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स तुम खुद उसे दे सकती हो, क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती। लेकिन वो उससे कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे वैसे भी उसकी शक्ल को देखकर तुम्हारी वाइफ हाकिम की याद आती है, इसलिए मैं तो उसके पास नहीं जा रही। इधर मारी की फ्रेंड उसके पास आ ही रही होती है और उसे दूर से हाई करने वाली थी। ये देखती है कि उसके पीछे इसकी शामत भी आ रही है, इसलिए ये छुप जाती है। इसकी फ्रेंड को आए हुए थोड़ी देर हो जाती है तो ये फोन लगाती है कि तुम्हारे पीछे पीछे मेरा हस्बैंड भी तुम्हारा पीछा कर रहा है, जिस पर वो डर जाती है। लेकिन मारी उसे कहती है कि ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, वहाँ पर चले जाओ। फिर वो आराम से वहाँ पर जाती है, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगती है और यहाँ से चली जाती है। इसका पीछा करते हुए वुक यहाँ पर आकर पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर क्या करने आई थी। तो ये बताती है कि वो अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आई थी, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता। और मारी यहाँ से काफी दूर चली जाती है। फिर ये उसे एक रेस्टोरेंट में मिलती है, जैसे कि बचपन से हमेशा एक दूसरे के साथ मिलती थी। तो मारी उसे आज भी वैसे ही मिलती है। वो कहती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो और तुम कौन हो। और जब ये बताती है कि ये मारी है तो उसे यकीन ही नहीं हो पाता। मारी उसे अपनी सारी आपबीती बता देती है। मारी उसे कहती है कि तुम मेरी रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगी क्या, जैसा तुम पहले बनती थी, क्योंकि मुझे अपनी पेंटिंग्स बेचनी है। वो मान जाती है। अब वो उसे फोन लगाता है कि तुमने मारी की पेंटिंग यहाँ पर बेची थी क्या। वो बताती है कि हाँ। वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए वो पेंटिंग दोबारा से वहाँ से लेकर आओ, क्योंकि वो मारी की है। तो वो कहती है कि मैं बिना मारी की परमिशन के तो नहीं ला सकती ना, क्या मारी छुट्टियों से वापस आ गई। वो कहता है कि नहीं आई, इसलिए मारी की फ्रेंड फोन कट कर देती है। ये अब सोच रहा था कि पक्का सियोजोन को इस पेंटिंग की ओनर के बारे में नहीं पता था, या फिर वो झूठ बोल रहा है, या फिर मारी की फ्रेंड झूठ बोल रही है। इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसाइड करता है कि इसे इस आर्ट गैलरी के ओनर यानी कि हाकिम से मिलना ही पड़ेगा। सियोजोन अपने सारे स्टाफ से कहता है कि जो वीवीआईपी सर्जरी मैंने की थी, अगर उसके बारे में कोई भी तुमसे पूछे तो प्लीज उसे मत बताना। मारी को उसकी माँ के सैनिटोरियम से फोन आता है कि उसकी मॉम अजीब सा बिहेव कर रही है, जो कि ना जाने क्यों अपने बेड पर जा ही नहीं रही, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल जाती है। सियोजोन का भी मन होता है कि वो मारी से जाकर मिले, इसलिए वो उसके पास ही जा रहा था कि उसे रोड पर ही मिल जाता है। जहाँ पर मारी को लिफ्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उसे लिफ्ट देता है। मारी नहीं चाहती थी कि उसे पता चले मारी की मॉम के बारे में, इसलिए उसे बाहर ही छोड़कर चली जाती है। वो अपनी मॉम को काफी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम नहीं उठ रही थी। और तभी सियोजोन भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे बहुत प्यार से बात करता है और वो उसकी बातें मानकर ऊपर बेड पर बैठ जाती है। ऊपर से वो कहता है कि आप तो कितनी ज्यादा पतली हैं, आप बहुत हल्की हैं। ये सुनकर तो उनका दिल और भी बागबां हो जाता है और उन्हें वो डॉक्टर काफी अच्छा लगता है। मारी उन्हें बताती है कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बचाई। वो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पा रहा है और मारी की माँ को डॉक्टर को यहाँ से भेजने का मन ही नहीं कर रहा था, जो कि उन्हें प्रॉमिस करता है कि हम जल्दी आपसे मिलने के लिए आएंगे। हेरा का फ्रेंड उससे कहता है कि अब तुम इतनी सैड क्यों हो, अब तो तुम्हारी राइवल भी निकल ली है, यानी कि सियोजोन की वाइफ की भी डेथ हो गई है। लेकिन ये उससे कहती है कि अब तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइवल आई है। वो कहता है कि ऐसी कौन है जो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। तो ये बताती है कि है एक लड़की, शक्ल तो उसकी हाकिम जितनी सुंदर है। हाकिम का कम से कम दिल तो बुरा था, लेकिन उसका तो दिल भी अच्छा है, इसीलिए वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो कहता है कि सियोजोन ने मुझे कहा था कि मैं वुक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर उसे दूं। क्या तुम्हें पता है कि वो क्या करना चाहता है? क्या पता मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लेकिन हेरा उसे बोलकर चली जाती है कि अच्छा हेल्प ही करनी है ना, तो मेरी ड्रिंक का बिल पे कर दो। मारी सियोजोन को बताती है कि जब वो 10 साल की थी उसके पापा की डेथ हो गई और उसकी मोम इस बात को सहन नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे वो मेंटली इल हो गई, उनका बिहेव अजीब सा हो गया। एक बार को तो मेरा मन करता था कि मैं घर से भाग जाऊं, इसलिए जब वुक ने मुझे शादी का ऑफर दिया तो मुझे लगा कि ये अच्छा रास्ता है कि मैं अपनी मोम को ठीक कर सकूं और उनकी बीमारी से मेरा पीछा छूट सके। मैं कितनी ज्यादा डरपोक थी ना, जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। सियोजोन उससे कहता है कि अगली बार से जब भी तुम अपनी माँ को मिलने जाओ मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगा, जैसे कि मैंने तुम्हारी मोम को प्रॉमिस किया है। वुक ने गैलरी की ओनर हाकिम को बुलाया था। अब ये हाकिम को तो नहीं लेकर आ सकती थी, इसलिए अपने आप यहाँ पर आ जाती है। लेकिन वो इससे कहता है कि मुझे
तो ओनर से ही मिलना है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी कंपनी में पेंटिंग्स लगवानी है। तुम्हारी ओनर को ज्यादा पता होगा पेंटिंग्स के बारे में, तो मैं उनसे ही इस बारे में राय लेना चाहता हूँ। हैरा उसे बहाना मारती है कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हाकिम तो बहुत ज्यादा बिजी रहती है। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी गैलरी से अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा दूंगा। और उसे पता चलता है कि उनकी गैलरी के 3/4 पेंटिंग्स वो की कंपनी खरीदती है, जो कि अगर वो गुस्सा हो गया तो वो हटवा सकता है। इसलिए सियोजोन को आके कहती है कि वो हाकिम से मिलना चाहता है, तो क्यों ना हमारी हाकिम की तरह प्रिटेंड करके उसके साथ बात कर ले। इस पर सियोजोन उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिर वो कहती है कि देखो, उसने तुम्हारे और मेरे लिए ट्रैप बिछाया है, अगर हम उसे मना करेंगे तो उसे बिल्कुल पक्का यकीन हो जाएगा कि जरूर हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें हाकिम की बात उससे करानी चाहिए। लेकिन ये उसे बोलकर चला जाता है कि ट्रैप बिछाया हो या ना बिछाया हो, अगली बार अगर उसका तुम्हारे पास फोन आए तो बस तुम मेरे से बात करवा देना। और दूसरी तरफ बुक को पता चलता है कि उसकी डिटेक्टिव उसे बताती है कि सियोजोन की वाइफ हाकिम का 5 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तभी से वो कोमा में थी और फिलहाल डिटेक्टिव सियोजोन के गाँव में ही थी, जहाँ पर उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा था 5 सालों से, इसीलिए बुक को भी वहीं के लिए बुला लेती है। और दूसरी तरफ सियोजोन को उसकी मॉम का फोन आता है कि एक डिटेक्टिव आई है, मैं तो घर पर नहीं हूँ, मैं तो किसी दूसरे शहर में गई हुई हूँ, लेकिन मुझे हमारी सर्वेंट का फोन आया था, वो बता रही है कि वो डिटेक्टिव उससे हाकिम के बारे में पूछ रही है। वो अपनी मॉम को बोल देता है कि सर्वेंट को बोलो कि वो बोले कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, और वो खुद भी सर्वेंट को फोन लगाकर बोल देता है कि अगर वो कुछ भी हाकिम के बारे में पूछे तो बोलना कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये सर्वेंट बिल्कुल ऐसा ही करती है और सियोजोन भी अपने गाँव के लिए निकल लेता है। वो यहाँ पर सर्वेंट के हालचाल पूछने